अरे भैया एक बात सुनो, ये द्वारिका स्टेशन से कितनी दूर पड़ेगा? हमें वहाँ तक छोड़ दोगे क्या? फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पूरे पैसे दे देंगे। मनोहर जी टैक्सी वाले से बोले। टैक्सी वाला बोला, अरे साहब, हम क्या यहाँ चना खाने के लिए बैठे हुए हैं? सवारी को लाने और छोड़ने का काम ही तो करते हैं। आप लोगों को द्वारका जाना है ना, तो बैठिए। द्वारका तो यहाँ से बहुत दूर है, बैठ जाइए और जितना मीटर में दिखाएगा उतना दे दीजिएगा। मनोहर जी और उनकी पत्नी अनामिका जी टैक्सी में खुशी खुशी बैठ गईं और रास्ते में ड्राइवर से बात करने लगे। बेटे ने कहा था वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लो और हमारे पास आकर रहो, तो हम पहली बार दिल्ली आए हैं। टैक्सी वाला बुजुर्गों की बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहा था और अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। थोड़ी देर में अनामिका जी मनोहर जी से बोली, ए जी, इसको बोलो ना थोड़ा आवाज़ कम करे, मेरा सर दुखने लगा है। मनोहर जी टैक्सी वाले को बोले, बेटा थोड़ा आवाज़ कम कर लो, मेरी पत्नी को दिक्कत हो रही है। टैक्सी वाला बोला, ओ बाबू, हम तो ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं, कहाँ लिखा है कि ड्राइवर गाना नहीं सुन सकता? और अम्मा को इतनी दिक्कत होती है तो गांव से लेकर बाहर ही क्यों आए? और एक बात, आपके पास पैसे तो पूरे होंगे ना, क्योंकि यहाँ से द्वारका जाते जाते कम से कम 700-800 रुपये लग जाएंगे। मनोहर जी बोले, पैसे की चिंता मत करो, मैं वहाँ पहुँचकर अपने बेटे से पैसे लेकर दे दूँगा, या फिर कहीं एटीएम मशीन होगी तो वहाँ से पैसे निकाल लूँगा। ड्राइवर हैरानी से बोला, तो क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? ऐसे ही चले आए दिल्ली? मनोहर जी बोले, मेरा बेटा कह रहा था अब कैश मत रखा करो, चोरी का डर रहता है, एटीएम से ही सारे काम हो जाते हैं, तो मैं एटीएम लेकर आ गया हूँ। ड्राइवर ने एक किनारे गाड़ी रोकी और बोला, उतर मेरी गाड़ी से, न जाने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो इन बूढ़े बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अरे पैसे नहीं हैं तो बैठे क्यों? और घर जाकर तुम्हारे बेटे ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो? चलो लाओ एटीएम कार्ड, मेरे साथ चलो पहले पैसे निकालने। मनोहर जी बोले, नहीं नहीं, मेरे बेटे कहते हैं किसी अनजान को अपना एटीएम कार्ड नहीं देना चाहिए। अरे भाई तुम चलो ना, वहाँ पहुँचकर मैं पैसे दे दूँगा, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, क्या तुम मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते? मेरे भी दो बेटे हैं, दोनों कमाते हैं और मैं भी कमाता था। वो तो बेटे के कहने पर नौकरी छोड़ दिया, वरना पैसे की हमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो ड्राइवर बहुत गुस्से में आ गया और दांत पीसता हुआ बोला, दादाजी उतरो मेरी गाड़ी से, मुझे अब तुम्हें द्वारका तक नहीं छोड़ना है। यहाँ तक का जितना मेरा किराया हुआ बस मेरे हाथ में दे दीजिए। अनामिका जी और मनोहर जी पहली बार दिल्ली आए थे, वो इधर उधर अनजान शहर को देखकर परेशान हो गए, क्योंकि दिल्ली की भीड़ तो ऐसे भी लोगों को गायब कर देती है। फिर ये तो बुजुर्ग थे, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, बेटा हम बेबस माता पिता की मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। पहले चलो तो तुम्हें पैसे दे दूंगा। ड्राइवर बोला, दादाजी ऐसे ही आशीर्वाद लेकर अगर मैं काम करता रहा तब तो हो गया मेरा गुजारा, और ऐसा भी क्या तेरा बेटा कमाने वाला जो तुझे इतना भी नहीं समझा पाया कि थोड़े पैसे तो कैश रखना चाहिए, और नौकरी छोड़कर अपने पास बुलवाया है। देख लेना दादाजी, कहीं ऐसा ना हो मतलब निकल जाने के बाद वो तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। तभी अनामिका जी ने अपने आंचल की गांठ खोली और उसे उसका किराया दे दिया। चलो मुझे तो किराया मिल गया, अब तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। इतना कहकर बीच रास्ते में उन दोनों को छोड़कर ड्राइवर वहां से निकल गया। अनामिका जी की आंखों में आंसू बहने लगे। मनोहर जी बोले, तुम परेशान क्यों होती हो? देखो वहाँ टेलीफोन बूथ है, रुको, मैं अपनी डायरी से राजवीर का नंबर निकालता हूँ और कहता हूँ उससे कि वो हमें लेने आ जाए। इतना कहकर मनोहर जी ने बेटे को फ़ोन लगाया। बेटा, एक गाड़ी वाला हमें यहाँ छोड़ गया, कहता है उसे पैसे कैश में चाहिए थे और तुमने कैश लाने से मना कर दिया था। राजवीर उधर से बोला, पिताजी आप भी हद करते हैं, मैंने ये थोड़ी कहा था कि जेब में अठन्नी भी मत रखना, और मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि मैं आपको लेने आऊं। वो ड्राइवर चला गया तो क्या हुआ, किसी दूसरी पीली टैक्सी वाले को पकड़ो,
वो 500 रुपये लेगा और आपको यहाँ छोड़ देगा। अब आइए फिर आगे का देखेंगे। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आसपास आने जाने वाले लोगों से मनोहर जी और अनामिका जी गुहार करने लगे और मदद मांगने लगे। किसी भले मानुस ने उनकी मदद की और एक पीली टैक्सी वाले से बात करके उन दोनों को बैठा दिया। दोनों के घर पहुंचते ही राजवीर ने 4 बातें और सुना दी। कैसे आप नौकरी कर रहे थे इतने दिन तक, आपको इतनी भी समझ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो सारे पैसे तो मिल गए होंगे। लाइए आज ही उसे बैंक में जमा करवा देता हूँ। अनामिका जी बोली, बेटा अभी तो घर में आए हैं, सांस तो लेने दे। और बहू कहाँ है, कोई दिख नहीं रहा। बेटा थोड़ा पानी तो पिला दे। राजवीर बोला, माँ वो तो अपने मायके गई है और मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं, पहले पैसे दीजिए। मनोहर जी बोले, बेटा वो तो पैसे मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा दिए। तुमने कहा नहीं था पैसे यहाँ लाने के लिए, और रास्ते में इतने पैसे लेकर आते और कहीं रास्ते में चोरी हो जाती तो। राजवीर का माथा गर्म हो गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी प्रिया को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। फ़ोन स्पीकर पर था। प्रिया बोली, तुरंत के तुरंत उन दोनों मुसीबत को मेरे घर से बाहर निकालो। अरे पैसों के लिए हमने उन्हें नौकरी छोड़ने को कहा था, अब क्या हमारे घर पर वो डेरा जमाने आए हैं? पैसे नहीं लाए हैं तो यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं। कहो देवर जी के पास जाएं या फिर अपने अफसर से बात करके दोबारा नौकरी मांगे, वरना ये हम लोगों पर बोझ बन जाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? निकालो उनको मेरे घर से, वरना मैं वापस नहीं आऊँगी। बहू की बातें सुनकर अनामिका जी को अचानक चक्कर आ गया और वो दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। राजवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो बोला, माँ सुन लिया ना तुमने कि तुम्हारी बहू क्या कह रही है? मुझे माफ़ करो। मैंने सोचा था पापा पैसे ले आएंगे तो उन पैसों से मैं दिल्ली में अपना घर खरीद लूँगा और घर के एक कोने में तुम लोग भी रह लोगे। पर नहीं, ऐसा करो, आप लोगों का सामान बंधा है, उसको बंधा ही रहने दो। अब उल्टा मेरा ही खर्च हो जाएगा। मैं टैक्सी वाले को पैसे देता हूँ, वो आपको स्टेशन छोड़ देगा और जनरल बोगी में बैठ जाना। कम पैसे लगेंगे और वापस चले जाओ। इतना कहकर वो माँ का हाथ पकड़ते हुए बाहर खींचते हुए जाने लगा। मनोहर जी ने अनामिका जी का हाथ पकड़कर कहा, छोड़ो अनामिका का हाथ, और एक थप्पड़ राजवीर को लगाते हुए बोले, नालायक, तूने हमें लोभ से बुलाया था और अब तू हमें छोड़ने जाएगा। अरे जिस पैर से हम आए हैं उसी पैर से वापस भी चले जाएंगे और आज के बाद तुम मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। इतना कहते हुए मनोहर जी वापस चले गए। रास्ते भर दोनों पति पत्नी अपनी किस्मत को कोसते रहे और आंसू बहाते रहे। जब ग्वालियर पहुंचे तो अलग बगल वालों ने पूछा, अरे ऐसा क्या हुआ, कल ही तो गए थे और एक ही दिन में वापस आ गए। मनोहर जी ने कुछ बहाना बना दिया और अगले ही दिन जाकर अफसर से सारी बात बताई। सच कहते हैं लोग, जहाँ बुरे इंसान होते हैं वहाँ कुछ अजनबी भी अच्छे होते हैं। अफसरों ने अभी उनका इस्तीफा अपने अफसर तक नहीं पहुँचाया था तो उनका वॉलंटरी रिटायरमेंट कैंसिल कर दिया। तो मनोहर जी ने भी तुरंत ही सारे पैसे वापस कर दिए। समय बीता, इधर छोटे बेटे अमन ने भी लालच में अपना ट्रांसफ़र ग्वालियर करवा लिया। सच कहते हैं लोग, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किस्मत और वक्त किसका साथ देगी। और अनजान लोग कितनी भी मदद कर लें, दुख और परेशानी खत्म नहीं होती। ऐसा ही कुछ मनोहर जी के साथ फिर दोबारा हो रहा था, जिसकी उन्हें भनक भी नहीं थी। एक दिन अमन बोला, यार मैं तो परेशान हो गया, अच्छा होता मेरा ट्रांसफ़र ग्वालियर शहर में नहीं होता। जब तक मम्मी पापा से दूर दूसरे शहर में रहा, कम से कम अपनी मर्जी से तो जी रहा था। यहाँ आकर तो ऐसा लगता है जेल में आ गया हूँ। पता है हर वक्त उनका चेहरा देखना पड़ता है। अब अपनी बीवी बच्चों के लिए मैं अपनी मर्जी से मिठाई आइसक्रीम तो छोड़ो, समोसे भी नहीं ला सकता, क्योंकि अगर लाऊंगा तो उनके लिए भी लाना होगा और उन्हें अच्छा नहीं लगा तो 4 बातें सुनाएंगे। सोच रहा हूँ बॉस से कहकर किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवा लूँ। तुम ही बताओ कौन इन बूढ़ों के साथ 24 घंटे रहना पसंद करेगा। भगवान करे साल 2 साल में इनका पत्ता कट जाए या फिर मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। अमन अपने दोस्त यश से कह रहा था। यश बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो अमन, तुम थोड़ी सी परेशानी की वजह से इतने सारे फ़ायदे को अनदेखा कैसे कर सकते हो? जरा सोचो यार,
कम से कम वो तुम्हारे साथ हैं तो टेंशन फ्री हो, वरना तुम्हें दूसरे शहर में आना जाना भी तो पड़ेगा। ऊपर से पैसे भी तो तुम्हारे बच रहे हैं, उसके बाद भी तुम रो रहे हो। अमन बोला, वो कैसे? यह हंसते हुए बोला, तुम्हारा हिसाब बहुत कमज़ोर है, इसी वजह से तुम वो नहीं देख पा रहे हो यार, जो मैं देख रहा हूँ। भाभी जी को बैठे बिठाए घर में काम करने वाली सहायिका मिल गई। तुम्हें किराए का पैसा नहीं लगता, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़ने लाने का काम भी अंकल जी करते हैं। और तो और मैंने सुना है घर का राशन भी उन्हीं के पैसों से चलता है। अरे यार, अब वो रिटायर भी हो जाएंगे तो क्या चिंता है, पेंशन तो मिलता रहेगा, तुम साथ में रहोगे तो कौन सा वो तुमसे घर खर्च के लिए पैसे मांगेंगे। इतनी सारी सुविधाओं के लिए थोड़ा बहुत अगर बर्दाश्त भी कर लेते हो तो एक दो समोसे या मिठाई माँ बाप पर खर्च कर देते हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई घाटे का सौदा है। मेरे तो माँ बाप गांव से हिलने के लिए तैयार नहीं हैं, और सास ससुर की कितनी मिन्नत करता हूँ कि यहाँ आकर रहे, पर वो नहीं आ रहे हैं। बेटी के घर जाकर कैसे रहूँ, वरना ऐसे मुफ्त के लोग मिल जाएं तो दो चार पैसे तो मैं अपनी जेब से खर्च कर दूँ। इतना कहते हुए दोनों दोस्त ठहाका लगाने लगे। शाम में अमन दफ्तर से घर लौटा तो सामने अपनी माँ अनामिका जी को देखकर बोला, माँ आपके पास कोई काम नहीं है क्या? जब भी मैं दफ्तर से जाता हूँ या लौट कर आता हूँ, सामने आप अपना चेहरा दिखाने के लिए आ जाती हैं। कितनी बार कहा है शाम में जब मैं आऊँ तो आप दरवाजे पर मत आया करो, कनिका कहा है। अमन की पत्नी कनिका सामने आई और बोली, आ रही हूँ, क्यों मेरे नाम की माला जप रहे हो? अमन पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गया और बोला, कितनी बार कहा है तुमसे, जब मैं आया करूं तो तुम अपना हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखाओ, ना कि माँ का वो बुढ़ापे का थका हुआ चेहरा। सारा मूड खराब हो जाता है। कनिका बोली, जरा धीरे बोलो, कहीं तुम्हारी माँ ने सुन लिया तो। तुम्हारी माँ को यही कहकर तो बहला रही हूँ कि अगर उन्होंने घर का काम नहीं किया तो पोते और बेटे का मुंह देखना दुर्भर कर दूंगी। और तुम हो कि कैसी बातें करते हो, याद है ना दिल्ली में जब हम रह रहे थे तो काम वाली कितने पैसे लेती थी, ऊपर से एक बात सुनती नहीं थी, उल्टा मुझे ही चार बातें सुना देती थी, मानो मैं ही उसके घर में काम कर रही थी। यहाँ कम से कम तुम्हारी बीबी को आराम तो मिल रहा है, तो तुम मेरे लिए इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अमन बोला, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूँगा, वरना मेरे माँ बाप ने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। ना तो मैं अपने पिता के साथ कहीं बाहर जा सकता हूँ, ना अपनी माँ को किसी से मिलवा सकता हूँ। शक्ल देखी हो इन दोनों की, लगता है किसी जंगल से आए हैं। जब मैं स्कूल जाता था और पेरेंट्स मीटिंग में ये लोग मेरे साथ जाते थे तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, न जाने इन लोगों से कब पीछा छूटेगा। दीवार की दूसरी तरफ से जब बेटे बहू की बातें अनामिका जी अपने कानों से सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के लिए कभी अपने सुख की चिंता नहीं की और आज भी उसके पिता नौकरी कर रहे हैं ताकि बेटे पर बोझ न बने, वरना बेटे की नौकरी लगने के बाद तो बुढ़ापे में आदमी वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेता है। अमन के पिता मनोहर जी ने ये कहकर नौकरी नहीं छोड़ी कि बेटे के लिए तो कर दिया, अब पोते पोतियों की बारी है, कुछ उनके लिए भी जमा करके ही जाऊंगा। और आज उनका बेटा उन दोनों के लिए ऐसी सोच रखता है। अनामिका जी के दिल पर उन्हीं के बेटे के कहे शब्दों ने इतनी जोर का प्रहार किया कि मानो उनका कांच सा दिल चकनाचूर हो गया हो। बात इतने पर खत्म नहीं हुई। अगले दिन कनिका फोन पर अपनी बहन के साथ वॉइस मैसेज से बात कर रही थी और अपनी सास की बुराई कर रही थी और कह रही थी कि बेटा तो हर रोज भगवान से मना रहा है कि ये बुढ़े या तो अपनी मर्जी से घर छोड़कर किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं या फिर भगवान इन्हें उठा ले। हर रोज अनामिका जी अपनी बहू और उसके मायके वालों की बातचीत को सुनती थी, और कैसे नहीं सुनती, एक ही घर में तो सब रह रहे थे। जब वो दुखी हो जाती तो अपने पुराने दिनों को याद करती थी, जब ज़्यादा पैसे ना होकर भी वो अपने पति के साथ कितनी खुश थी। मनोहर जी एक फैक्ट्री में पहले 3rd ग्रेड मैकेनिक के रूप में काम करते थे। धीरे धीरे काम सीखते सीखते और उनके अच्छे व्यवहार के कारण प्रमोशन पाते पाते आज मैनेजर की पोस्ट पर हैं।
4 महीने बाद वो रिटायर हो जाएंगे। बस जीवन के जो भी पल बचे हैं वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ सुख के साथ बिताना चाहते थे। यही सोच लेकर काम करते जा रहे थे कि बच्चों पर कभी बोझ नहीं बनना चाहिए, जबकि वो जानते हैं कि आज की दुनिया में हर रिश्ता मतलबी हो जाता है। अंत तक तो बस जीवन साथी ही है जो साथ निभाता है। अचानक से डोरबेल की आवाज़ सुन अनामिका जी की यादों को भंग किया। मनोहर जी घंटी बजाते रहे पर किसी ने जाकर दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि सब जानते थे कि दरवाजे पर मनोहर जी होंगे तो वे क्यों जाएं। अनामिका जी को जाना चाहिए। अनामिका जी ने दरवाज़ा जाकर खोला। मनोहर जी मुस्कुराते हुए अनामिका जी को देखे, पर अनामिका जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मनोहर जी बोले, क्या बात है अनामिका, कुछ परेशान लग रही हो? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम हमेशा थकी थकी लगती हो और उदास भी रहती हो। तबीयत तो ठीक है ना? कहीं घर का सारा काम तुम अकेली तो नहीं करती? नहीं नहीं, बहू है तो वो तो हाथ बटाती ही होगी। अरे इस उम्र में बहू का सुख नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? बात क्या है अनामिका, कुछ तो बताओ मुझे। अच्छा लगता है बेटे से अपने मन की बातें करोगी। हाँ भाई, बूढ़े पति की क्या औकात है जवान बेटे के सामने। आखिर वही तो तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेगा। मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा। अनामिका जी की आंखों में आंसू लेकर बोली, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है और आप ऐसा मत कहिए। आप हैं तो मेरी हर खुशी है और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। ये सब आपका वहम है। सब ठीक है, चलिए आप कपड़े बदल लीजिए, मैं हम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। सबने खाना खा लिया है, मैं बस आपका ही इंतज़ार कर रही थी। वैसे आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? कहते कहते अनामिका जी उनके हाथ से टिफ़िन का डब्बा ले ली और रसोई में चली गईं। समय रोज ऐसे ही बीत रहा था। हर दिन अनामिका जी का चेहरा मुरझाया और थका हुआ दिखता तो मनोहर जी बहुत चिंतित हो रहे थे। एक दिन दोनों एक साथ बैठकर ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे और मनोहर जी अपने दिन भर का अनुभव अनामिका जी के साथ साझा कर रहे थे। अनामिका जी पड़ोसी की चटपटी मज़ेदार खबरें सुनाकर उनकी बातों को दूसरा मोड़ देती थीं। जब भी दोनों साथ रहते थे, दुनिया की परेशानियों को भूलकर एक दूसरे से पुरानी प्यार भरी बातें करते, मानो दोनों की जोड़ी को भगवान के द्वारा बनाया गया हो और एक सफल जोड़ी के तौर पर वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। मगर न जाने क्यों आजकल कभी कभी एक चुप्पी सी दोनों के बीच में आ जाती है जो मनोहर जी को परेशान कर जाती है। एक दिन मनोहर जी ने ठान लिया कि आज तो अनामिका जी से उनके दर्द की वजह पूछ कर रहेंगे। अनामिका, क्या बात है, तुम परेशान रहती हो? जरूर तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। इस चेहरे को देखते देखते मैंने इतने साल गुजार दिए कि इसकी एक एक सेकंड से मेरी दोस्ती है। तुम कितना भी छुपाओ हाले दिल, मगर तुम्हारे आंखों की उदासी तुम्हारे मन की हर बात बयां कर देती है। आजकल तुम तो बहुत उदास दिखाई दे रही हो। बताओ ना, किसी पड़ोसन या रिश्तेदार से कुछ बात हुई है या बहू ने कुछ कहा है? क्योंकि बेटा तो तुम्हारा तुम्हें पलकों पर रखता है। फिर क्या वजह है, मुझे नहीं बताओगी? सहानुभूति के 2 शब्द सुनकर अनामिका जी की आंखों में एक जलदर्पण सा छा गया। वो अपने चेहरे के भाव को छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, पर मानो आंखों का गागर सागर में भर चुका था और वो छलक पड़ा। अनामिका जी रोते हुए बोली, आपने मुझे जीवन का हर सुख दिया। बचपन में माता पिता के वात्सल्य से मैं वंचित रही, फिर चाचा चाची के यहाँ पली बड़ी। जीवन में बहुत कठिनाई आई, पर जब मेरे जीवन में आप आए, मानो स्नेह का सैलाब आ गया हो। वो आपका प्यार हर दर्द से मुझे निकाल देता था। आपने मुझे जीवन का हर सुख दिया। इस छोटे से घर को आपने मेरे लिए महल जैसा बनवा दिया और खुशियों से इसका कोना कोना भर दिया। मगर वो एक मगर ने मनोहर जी को शंका में डाल दिया और उनके मुख से निकला, मगर? मगर क्या अनामिका? अनामिका जी ने फिर खुद को संभाला और बोली, देखा बहुत रात हो गई है, अब आप आराम कीजिए, कल आपको ड्यूटी भी जाना है। मनोहर जी बोले, भाड़ में जाए ड्यूटी, तुम अगर सुखी नहीं तो मेरी ये नौकरी, पैसा, घर सब बेकार है। बताओ आखिर क्या बात है? अनामिका जी रोते हुए बोली, अब मुझे अपने ही बच्चों द्वारा अपमानित होना
बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं सोचती थी मेरा बेटा आज भी मासूम है, पर मुझे नहीं मालूम था कि उसके मन में हमारे लिए इतनी हीन भावना भरी हुई है। ऐसे तनाव भरे माहौल में मैं अब जी नहीं सकती। बस आपको कष्ट ना हो इसीलिए किसी तरह रूखी सूखी खा लेती हूँ, पर जीने की कोई इच्छा नहीं बची। मनोहर जी ने गौर से अनामिका की तरफ देखा तो लग रहा था मानो किसी असाध्य रोग की वो शिकार हो गई हैं, जिसे वो छुपाना चाहती थी पर छिप नहीं रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया जो उसकी मुस्कुराती हुई अनामिका, जिसे देखकर उनका पूरा दिन गुजर जाता था, वो इतने कष्ट में है। मनोहर जी सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी की किताब के बरसों पहले बीत चुके गरीबी में बीते कुछ अतीत के कुछ पन्ने आज भी उसे दुख दे रहे हैं। उसने ऐसा क्यों कहा कि बेटे बहू का व्यवहार इसे सहन नहीं होता? ऐसा क्या हुआ? ये तो उसने बताया ही नहीं। कहते कहते अनामिका जी सो चुकी थी और उनसे उत्तर ना पाने के कारण मनोहर जी परेशान हो गए। अगले दिन छुट्टी थी, बच्चे भी घर में थे, बेटे बहू आराम से चैन की नींद ले रहे थे। अचानक से अमन का बेटा महेश अपनी माँ का फ़ोन लेकर खेलने लगा। तभी उसकी 2.5 साल की छोटी बहन रोने लगी तो मनोहर जी ने कहा, बेटा महेश अपनी बहन को फ़ोन दे दे, शायद चुप हो जाए, वरना तुम्हारे मम्मी पापा की नींद खराब हो जाएगी। महेश ने झट से फ़ोन बहन को दे दिया। आज के बच्चे बोलना और पढ़ना बाद में सीखते हैं, फ़ोन चलाना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। छोटी सी बच्ची ने कब व्हाट्सएप खोल लिया और अचानक से अपनी मौसी का नंबर दबा दिया। उसमें जितने भी वॉइस मैसेज थे वो बजने लगे। एक एक करके सारी बातें मनोहर जी के सामने खुलने लगी। वहीं बगल में बैठी अनामिका जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मनोहर जी ने फ़ोन बंद करके महेश को दिया और बोले, बेटा महेश जाओ ये फ़ोन अपनी माँ को दे दो और बोलो कि तुम्हारी बहन रो रही है। इतना कहकर मनोहर जी ने अनामिका जी का हाथ पकड़ा और कहा, क्यों अनामिका, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, या फिर ये समझती थी कि बुढ़ापे में मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता? अरे अपने ही घर में तुम इतने दिनों से डर डर कर और अपमानित होकर जिए जा रही थी और मुझे कुछ नहीं बता रही थी। अनामिका जी रो पड़ी और मनोहर जी के गले लगकर बोली, सुनो जी, अगर हमारे बच्चों को अकेले रहना है तो चलो हम कहीं वृद्धाश्रम में चलते हैं। मनोहर जी उठ खड़े हुए और बोले, नहीं, ये घर मैंने तुम्हारे लिए सुख के लिए बनवाया था। जब इस घर में तुम्हें ही सुख नहीं मिलता तो मैं इस घर का काया पलट ही कर दूंगा। इस घर में रहने वाले हर इंसान को तुम्हारी इज्जत करनी होगी। अगले महीने ही मैं रिटायर हो रहा हूँ, लोग ये ना समझे कि मैं किसी पर बोझ बनूंगा। इतना कहते हुए मनोहर जी ने खूब जोर से अपने बेटे को आवाज़ लगाई, अमन, अमन बाहर आओ। बाहर से पिता की आवाज़ सुनकर अमन आँख मलते हुए बाहर आया और बोला, अरे क्यों बुढ़ापे में गला फाड़े जा रहे हो? पता तो है रविवार है, फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं क्या आपका नौकर हूँ? आपको पता नहीं कि मैं किस पोजीशन पर काम करता हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम इस तरह से लेने की? मनोहर जी ने एक जोर का तमाचा अमन के गाल पर जड़ दिया। अमन मानो नींद से जाग उठा। उसकी आंखें बिना धोए ही खुल चुकी थी। वो अपने गाल को सहला रहा था। तभी वहाँ कनिका आई और बोली, पापा जी दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बुढ़ापे में सठिया गए हैं क्या, जो अपने ही बेटे पर हाथ उठा रहे हैं? एक हाथ अगर आपका बेटा रख दे तो आप पानी नहीं मांग पाएंगे। एक तो हम आपको इस घर में रख रहे हैं, ऊपर से आपकी इतनी हिम्मत। उठाइए अपना सामान और निकलिए इस घर से। अनामिका जी कुछ कहते उससे पहले मनोहर जी ने दूसरा तमाचा अपनी बहू को जड़ दिया और बोले, तुम्हारा घर? ये घर क्या तुम्हारे बाप ने दिया है? अरे अनामिका तुम आराम करो, जानती हो तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा इन दोनों ने उठाया है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं अपनी बहू पर हाथ उठा रहा हूँ। यही काम तुम्हें पहले कर देना चाहिए था, तो इन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे साथ और मेरे साथ बदतमीजी करने की सोचते। थोड़ी देर में मनोहर जी ने बहू का सारा चिट्ठा सामने रख दिया और बेटे से बोले, तुम्हारे उस भरोसेमंद दोस्त ने कई जगह तुम्हारे मन की बातों को साझा किया था और मेरे कानों तक भी वो बातें आई थी, पर मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मुझे अपने यकीन पर यकीन था कि मैंने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से की है। पर आज वो यकीन भी टूट गया।
कल को तुम मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को दुख दो, इस घर से उसे निकालो। उससे पहले मैं तुम्हें इस घर की एक एक चीज़ से बेदखल करता हूँ। चलो निकलो इस घर से, और खबरदार जो इस घर की चौखट भी कभी लांघी तो। अनामिका जी बोली, ये आपने क्या कर दिया? बहू पर हाथ उठाना आपको शोभा देता है क्या? लोग क्या कहेंगे? मनोहर जी बोले, जब यही बेटे बहू पिछले 6 महीने से तुम्हें नौकर की तरह ट्रीट कर रहे थे, तब वे लोग और समाज वाले कहाँ थे? लोग कहते हैं कि हर रिश्ता मतलबी होता है, पर मैं विश्वास नहीं करता था, पर अब लगता है वही सही थे। याद रखो, हर रिश्ता यहाँ मतलबी होता है। बस एक जीवन साथी होता है जो अंत तक साथ निभाता है, तो हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हमें अपने बेटे बहू का साथ नहीं चाहिए। एक वो दिन था और आज का दिन। मनोहर जी ने अपने बेटे बहू से हर रिश्ता तोड़ लिया और अपना सब कुछ बेचकर एक वृद्धाश्रम में चले गए, और पेंशन मिलता था तो उन्हें पैसों की कोई चिंता नहीं थी। उस वृद्ध आश्रम में अपने जैसे लोगों के साथ वो मज़े से जीने लगे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।